समझते हैं कि ये क्या है? डीएनए। सबसे पहले देखोगे, ये इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स का मतलब क्या है? इसमें दो है ना धागे जैसी रचना है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, और दोनों एकदम डिस्टेंस में है। ये पूरा डिस्टेंस ऐसे मेंटेन है ना, समान। ये पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन है, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस मेंटेन है, ठीक है। मतलब ये हेलिक्स का मतलब कि घुमावदार, ठीक है। ये क्या है? ये भी घुमावदार है और ये भी घुमावदार है, लेकिन दोनों क्या इक्वी डिस्टेंस पे, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस पे है इसके कारण, ठीक है। इसके कारण क्या है? बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है, बता रहे हैं। अब समझना ये है कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, डीएनए के बारे में लोगों को पता है कि डीएनए के पास क्या होता है? सूचना होता है। कैसी सूचना होती है? डीएनए के पास सूचना होती है आनुवंशिक गुण, यानी आनुवंशिक जो गुण है वो जो सूचना इसके पास रहता है। कि मान लो कि कोई माता पिता है, उसके जो बच्चे हैं तो अपने माता पिता के जैसे ही रखते हैं, तो ये सूचना जो है कि वो नया जन्मा बच्चा है वो माता पिता के जैसा लगेगा, तो उसके पास ये गुण कहाँ से गया? वैसा गुण हो वैसी सूचना कौन लेके गया? तो वो सूचना लेकर के जाता कौन है? वो मैसेज लेकर के कौन लेके जाता है? डीएनए लेके जाता है, ठीक है। अब डीएनए के पास जो सूचना होती है, ठीक है, तो पहले समझते हैं कि डीएनए की बनावट क्या है। तो डीएनए में क्या होता है? तीन में एक मुख्य चीज है। एक होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है इसमें क्या? पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर होता है। अब ध्यान देना ये है कि ये वाला जो दिख रहा है, जो हेलिक्स वाला जो थ्रीड है ना, धागे जैसी जो रचना यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला इसको कहते हैं बैकबोन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन। यानी ये जो दिख रहा है ये दोनों क्या है? बैकबोन ऑफ डीएनए, ये बैकबोन बनाता है। लेकिन ये जो बैकबोन है वो किस चीज से मिलकर बनता है? तो ये शुगर और फॉस्फेट के मिलकर के इसको बनाता है। शुगर और फॉस्फेट यानी दोनों केमिकल है, तो शुगर और फॉस्फेट केमिकल मिलकर के ये बैकबोन बनाता है, ठीक है, बैकबोन बनाएगा। और ये बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जैसे ग्रीन वाला है, रेड वाला है ना, ये वाला सेफ्रॉन है, ठीक है, ऑरेंज है, और ये ब्लू वाला है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सभी क्या है? नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेस होगा। एक को बोलते हैं कि एडेनाइन, एक को बोलते हैं थाइमिन, एक को बोलते हैं साइटोसिन, एक को बोलते हैं गुआनिन, ठीक है, 4 होता है। और ये चारों जो होते हैं, ठीक है, चारों जो होता है वो इस तरह से अरेंज होता है पेयर में, ठीक है, पेयर में अरेंज होगा। जैसे अगर एडेनाइन है तो थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, एडेनाइन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, बीच में 2 को डंठल होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाता है, समझे कि नहीं? क्या दिखाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रहा है। फिर थाइमिन, ध्यान रखोगे जरा, ये गुआनिन और साइटोसिन के पास 3 बंडल हो गए, है ना, 3, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो 3 होगा मतलब 3 हाइड्रोजन को दिखाता है। इसमें 2 रहता है, इसमें 3 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मॉडल है, बनावट है समझने के लिए, है ना। इसमें 3 दिया नहीं, 3 देना चाहिए था तो ज्यादा बेटर होता, है ना। हालांकि जगह दिया हुआ है लेकिन 3 दिया नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना है कि केमिकली क्या होता है? केमिकली एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और थाइमिन के बीच में क्या होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस तरह से जुड़ करके ये क्या बनाते हैं? ये दोनों जोड़े में, दोनों नाइट्रोजन बेस क्या है? जोड़े में है। तो जोड़े में है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, यानी बेस पेयर हो गए, यानी पेयर में है तो बेस पेयर हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर। इस तरह से ये भी बना रहा है, इस तरह से बना रहा है। अब ध्यान देना, ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है, ये वाला जहां से शुरू हुआ है फिर देखो यहाँ पे आगे खत्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे शुरू हुआ है, और ये वाला इसका एक पूरा जो टर्न है यहाँ पे खत्म हो रहा है, समझ रहे हो? तो 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, यानी डीएनए का जो हेलिक्स है ना, स्ट्रैंड का जो यहाँ पे जो टर्न है, एक टर्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और एक टर्न में, एक टर्न के अंदर में क्या होगा कि 10 बेस पेयर होगा। यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो 10 दिया है कि नहीं दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यानी 10 यहाँ नहीं दिया है क्योंकि एक मॉडल है, हो सकता है गलत बनाया, लेकिन केमिकली क्या होता है कि एक टर्न में कितना बेस पेयर होगा? 10 बेस पेयर होगा, ठीक है, कितना होगा? 10 बेस पेयर। और एक टर्न की पूरी लंबाई जो होती है ना, एक टर्न की पूरी लंबाई एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं या नैनोमीटर में,
तो एंगस्ट्रॉम में मेजर करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और एक बेस पेयर से दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है ना, कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 3.4 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, 34 एंगस्ट्रॉम रहता है। अब ध्यान देना, ये वाला जो दिख रहा है आपको, है ना, एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी एकदम फिक्स है। ये डिस्टेंस कितना होगा 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। कितना होगा 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे करके देखा जाए, ठीक है, इस हेलिक्स को अगर ऐसे करके देखा जाए तो क्या मिल रहा है, दो चीजें मिल रही है। ये मिल रहा है एक ऐसा वाला और एक मिल रहा है बड़ा सा, ठीक है ना। दो टर्म जब बनाता है ना और लंबा ये मॉडल रहता है ना, तो और अच्छी तरह से दिखता है इसका, जिसको बोलते हैं माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव, है ना। यानी एक छोटा वाला पोर्शन मिलता है और एक बड़ा वाला पोर्शन मिलता है। दिख रहा है ये वाला, ये छोटा पार्ट मिल रहा है यहाँ पे, ये भी छोटा पार्ट मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ पे टर्न होते हुए छोटा पार्ट एक मिल रहा है, यानी इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। और एक बड़ा सा यहाँ पे और घूमेगा ना, जैसे ये घूमता और ये वाला ऐसे घूमता, तो ये क्या बनता, बड़ा सा टर्न बनता। तो यहाँ पे कह रहे हो कि ये है माइनर ग्रूव और एक होता क्या है मेजर ग्रूव। तो माइनर ग्रूव टोटल कितनी लंबाई है एक टर्न का 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक कितना हो गया, एक हो गया यहाँ पे मिल रहा है 12 एंगस्ट्रॉम का मिलता है, और एक कितना मिलता है 22 एंगस्ट्रॉम। यानी माइनर ग्रूव की जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 एंगस्ट्रॉम, और मेजर का जो है वो कितना होगा 22 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से ये डीएनए है। अब ध्यान देना है कि डीएनए जितना लंबा डीएनए हमारे शरीर के अंदर, अगर कहोगे कि डीएनए की लंबाई कितनी है ना, कितना लंबा डीएनए आपके शरीर के अंदर में पाया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि बेस पेयर कितना है। जितना बेस पेयर है उसके अनुसार से कितना होगा, लंबा होगा। करीबन इतना जान लो कि आपके बॉडी में करीबन कह सकते हो 2 मीटर, ठीक है, कितना लंबा होगा 2 मीटर लंबा लगभग आपके बॉडी में क्या है, एक सेल के अंदर में, बॉडी में नहीं, एक सेल के अंदर में लगभग 2 मीटर लंबा क्या है डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब डीएनए की पूरी लंबाई, जितनी लंबाई है, सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं है, मतलब सारा का सारा काम नहीं करता है। पूरी लंबाई, पूरे लेंथ ऑफ डीएनए वर्क नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है कि कुछ पार्ट जो डीएनए का है वो काम करता है। तो जो पार्ट डीएनए का काम करता है, ठीक है, उसको बोलते क्या है, तो वो फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता है, ठीक है, वो फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। तो जो फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए, ठीक है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं मालूम, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को ही बोलते क्या है, जीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, जीन बोलते हैं। यानी डीएनए बहुत बड़ा सा है, लेकिन उस डीएनए का कुछ पार्ट जो है फंक्शनल है। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए यानी फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल फ्रैगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। जीन जो है हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। और जीन के उस जोड़े को एलील बोलते हैं। 10वीं क्लास में आपको पढ़नी है ना, एलील के बारे में। जब आप पढ़ोगे जेनेटिक्स तो उसमें आपको पढ़ना है एलील के बारे में, ठीक है। एलील क्या होता है, तो एक गुण के दो चीजें रहती है। एक कोई गुण है, जैसे लंबा होने का गुण है, तो उसके पास 2 कैरेक्टर है, ठीक है। लंबाई अगर किसी के पास है तो लंबा होने का भी 2 जीन है, मतलब एक जीन है, बट उसके अंदर कितने एलील है, 2 एलील है। अगर कोई मान लो किसी का जो हेयर कलर की बात हो रही है, तो हेयर कलर के लिए भी क्या है, एक जीन है, बट उसके अंदर क्या है, 2 एलील है। तो अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप कहोगे कि इस डीएनए के अंदर में क्या है कि जो गुण है, जो कैरेक्टर्स है या जो सूचना है, वो स्टोर कैसे होगा, है ना, स्टोर कैसे होगा। तो उसके लिए क्या होता है, डीएनए कोडिंग बनता है, कोडॉन बनता है, ठीक है। क्या होता है, कोडॉन बनता है, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा उस समय क्या होता है, इसका कोडॉन बनता है। और कोडॉन बेस्ड करता है किसके ऊपर में, कोडॉन किसके ऊपर बेस करता है, पेरेंटल कैरेक्टर पे। पेरेंट का कैसा फीचर है उसके अनुसार से कॉपी होगा। लेकिन जब डीएनए की कॉपी होती है, यानी ये जो डीएनए है एक और नया डीएनए बनाएगा कॉपी करके, तो जब कॉपी करके डीएनए बनाएगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, कैरेक्टर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, कोडॉन में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा, ठीक है। अब चेंजमेंट क्यों आता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का काम, डीएनए का कॉपिंग का काम जो है
वो कोशिका के केंद्रक के अंदर हो रहा है, और कोशिका के केंद्रक के अंदर जो काम हो रहा है वो कोशिका में उपस्थित जितने भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है उस पर निर्धारित है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए आपके पास कितनी ऊर्जा है और कितनी ऊर्जा लगातार मिलती रहती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या है, किस पे बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड है, और एनर्जी किसी भी कोशिका में हमेशा एक समान रूप से नहीं मिलता है। ठीक है, किसी भी कोशिका के अंदर में एनर्जी जो है वो एक समान रूप से नहीं मिलता है, और जब एक समान रूप से एनर्जी नहीं मिलेगा इसका मतलब है कोशिका में होने वाले जो भी काम है वो भी एक समान रूप से नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वेरी करेगा। तो उसी वैरिड केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कॉपिंग भी होता है। तो कॉपिंग के समय ड्यू टू द वेरिएशन इन एनर्जी, समझा कि नहीं, एनर्जी में चूंकि बदलाव हो रहा है, एनर्जी एक समान नहीं मिल रहा है, तो ये जो डीएनए की कॉपिंग है वो भी क्या होता है, एक समान नहीं होता। तो जब कॉपिंग होगा एक समान नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गुण में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यही कारण बनता है कि एक ही माता पिता के कई संतान आपस में मिलते जुलते हैं लेकिन एक समान पूरी तरह से नहीं होते, हूबहू नहीं होते हैं, सिवाय किसके, आइडेंटिकल ट्विंस के। ठीक है, जो समजात जुड़वा होता है, आइडेंटिकल ट्विंस, समझते हो, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या हुआ कि दो साथ एक बच्चा पैदा होता है, या तो दोनों लड़की होगा या तो दोनों एक साथ होने का मतलब क्या है, घर में एक ही साथ पल रहा है ना। प्रसव होने के दौरान 1 मिनट बाद 1 मिनट पहले हो सकता है, लेकिन दोनों का घर में पलना क्या होता है, एक साथ होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समजात जुड़वा, बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में आपको क्या मिलेंगे, सेम टाइप के डीएनए मिलेंगे। इसीलिए ज्यादातर ट्विंस जो समजात है, जो आइडेंटिकल है, वो एक समान दिखते हैं, हूबहू दिखते हैं। माता पिता से हूबहू नहीं दिखते, किसे दिखते हैं, आपस में जो जुड़वा है वो आपस में एक दूसरे से दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि माता पिता से कॉपिंग होते समय डीएनए में वेरिएशन आ चुका है, लेकिन जुड़वा बनने की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, जुड़वा बनने की प्रक्रिया क्या, अलग प्रक्रिया है। इस कारण से क्या होता है, डीएनए में बदलाव नहीं आता। जो डीएनए में बदलाव नहीं आता है तो दोनों बच्चों में, चाहे वो दोनों लड़की हो या दोनों लड़का हो, दोनों में कोई बदलाव नहीं दिखता, एक समान दिखता। ठीक है, तो कभी एक लड़का एक लड़की रहता है, एक लड़का एक लड़की रहता है, वैसे ट्विंस को बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, है ना। अभी दोनों एक साथ, है ना, वो दोनों एक साथ पलता है, लेकिन दोनों का जो क्या कहते हैं, जाइगोट अलग अलग है, दोनों का जाइगोट अलग है, दोनों में डीएनए अलग है, इसलिए दोनों का स्वरूप रूप अलग अलग है, समझे कि नहीं, है ना। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि सेम टाइप का होना चाहिए, दोनों लड़की है तो लड़की, दोनों लड़का है तो लड़का, एक लड़की एक लड़का, मतलब वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, वो है फ्रेटर्नल ट्विंस, असमजात है ना। फ्रेटर्नल का मतलब दो अलग अलग जाइगोट से बना है, दो अलग अलग ह्यूमनस से बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गुण में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है डबल हेलिक्स मॉडल। इसको एक साइंटिस्ट ने ढूंढा हुआ है जिसको बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक, है ना। क्या बोलते हैं उसको, वाटसन एंड क्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम घुमाते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये क्रॉस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये घूमता है, और हमेशा ये जो है इस तरह से मूव करता रहेगा, ये हमेशा मूव करता रहेगा, ये मूव करता है इस तरह से, ये मूविंग में रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि स्थिर रहता है ऐसे करके, ये मूविंग में रहता है, ये वर्किंग रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मूविंग है, ये वर्किंग है, ये वर्किंग मॉडल एक तरह से देख सकते हो। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ऐसे चलते रहेगा, दिख रहा है आपको। हाँ। अब देखो आगे अगर पढ़ोगे तो ये जो आपको मिल रहेगा, इसको बोलते हैं, एक मॉडल होता है ना, डबल हेलिक्स मॉडल है। इसको दिया है वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया हुआ है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। इस तरह से ये चलता रहेगा। अब देखो इसमें आगे डिटेल पढ़ोगे ना तो इसमें मिलेगा 3 प्राइम इन और 5 प्राइम इन, 3 इन और 5 इन। वो डिपेंड करता है किस पे, कार्बन और हाइड्रोजन पे। जैसे अगर मान लो कि इधर जो है 5 प्राइम इन है तो इधर क्या होगा, 3 प्राइम इन। इधर अगर 3 है तो इधर क्या होगा, 5 होगा, अल्टरनेट उल्टा होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, उल्टा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि, इसलिए अब केमिकल संरचना बनाओगे इसका, है ना, स्ट्रक्चर बनाओगे बोर्ड पे, तब जाके आपको दिखेगा। क्लियर है। तो ये आपका है डीएनए, इसी पे सारा का सारा काम जो है कोशिका का निर्धारित, या किसी मनुष्य के शरीर का निर्धारण कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, नाटा होगा, आंख भूरा होगा, काला होगा, बाल काला होगा, उजला होगा, बेलचट होगा, कैसा होगा, है, लंगड़ा होगा, लूला होगा, अंधरा होगा, काना होगा, बहिरा होगा, कैसा होगा, वो सब निर्धारित किसके होता है, डीएनए पर।